बचा न सके हम दरिंदों से उसको, ये भारत देश कितना लाचार हुआ। उस बच्ची पर जुल्म हुआ, वह कितनी रोई होगी। उस बच्ची पर जुल्म हुआ, वो कितनी रोई होगी। मेरा कलेजा फट गया, सोचो उसकी मां कैसे सोई होगी। अगर कपड़ों के कारण होते हैं रेप, तो कहो उन्हें कैसे बतलाऊं मैं। अब 3 साल की बच्ची को बता साड़ी कैसे पहनाऊं मैं। अब भी ना सुधर सके हम, तो एक दिन ऐसा आएगा इस भारत देश में बेटी जन्ने से पहले खुदा भी घबराएगा, खुदा भी घबराएगा। एक चांद जो खूबसूरत है, जिसे मैं अक्सर बातें किया करता हूँ, उसे बादलों को शिमला पसंद है, उसे अक्सर ढूंढा करता हूँ। जिस तलाश में मैं एक मुसाफिर चला था, वो तलाश खत्म ही नहीं हुई। मेरी राखी भी टूट गई और मेरी मंजिल भी टूट गई। चलो मंजिल को फिर मनाएं और एक नई राखी उठाएं। ये कह के मैंने चांद से कहा, दिखा मुझे रास्ता। चांद ने कहा, है हम तुम्हारा पुराना वास्ता, ले चलूंगा तुझे मंजिल की ओर, आज से मेरी भी तेरी ये रोज। आप लोग अपने घर में एक ऐसी छोटी सी बच्ची को इमेजिन कर सकते हैं जिससे बहस करने में आपको बहुत मजा आता है। आपके रिलेटिव में कोई हो सकती है, आपके भाई की बेटी हो सकती है, आपकी बहन की बेटी हो सकती है, कोई भी छोटी सी बेटी जो आपके घर में आ जाती है, आपकी माँ को बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको उससे बहस करने में बहुत मजा आता है। जिस तरह के जवाब वो देती है उसमें आपका मन भर जाता है। सिर्फ इतना सा कॉन्टेक्स्ट है और कहानी का नाम है जया। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, उसके आंखें पर, कि एक लड़की थी भोली भाली सी, एक लड़की थी भोली भाली सी, वो जैसे गुलाब की ताजी डाली सी। एक लड़की थी भोली भाली सी, वो जैसे गुलाब की ताजी डाली सी। वो जब हंसती थी तो हवाएं बरसती थी, उसे एक पल निहारने को परियां बरसती थी। वो जब हंसती थी तो हवाएं बरसती थी, उसे एक पल निहारने को परियां बरसती थी। उस पाकीज़ा ने सबको अपना बना रखा था, उसकी सौधी सी अदाओं ने पूरा घर सजा रखा था। वो शामों को नहीं, शामों से पसंद करती थी, बस होने भर से वो और महफिल में रंग करती थी। पर एक दिन यूं हुआ कि वो आधी हो गई। हाई स्कूल की परीक्षाएं आई और जया की शादी हो गई। पर एक दिन यूं हुआ कि वो आधी हो गई, हाई स्कूल की परीक्षाएं आई और जया की शादी हो गई, और शादी भी उससे जो उससे दुगना बड़ा था। मुझे लगता है घर वालों के कल पर पर्दा पड़ा था। एक हंसती खेलती जान को बांध दिया एक खूंटे से। वो खुश थे शायद पल्ला झाड़कर, मुझे विदाई के आंसू लग रहे थे झूठे से। खैर शुरू में तो सब ठीक था, पर आगे का वक्त थोड़ा ज्यादा ठीक था। मायके से क्या लाई ये पुकार शुरू होने लगी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दहेज के नाम पर मार शुरू होने लगी। अब वो चीखती थी, चिल्लाती थी, पर कोई सुनने वाला ही नहीं था। इतने बड़े बड़े सपने बुने थे उसने, कोई सुनने वाला नहीं था। वो शैतान रात में हवस हो जाता और दिन में दहेज की गुहार थी। 9 महीने से गर्भ को लेकर तड़प रही जया अब एक नन्ही परी को जन्म देने को तैयार थी। वो नन्ही परी भी अपनी माँ पर गई थी। वो भी जब पैदा हुई थी तो बारिशें हंसी थी। वो नन्ही परी भी अपनी माँ पर गई थी। वो भी जब पैदा हुई थी तो बारिशें हंसी थी। उस नन्ही सी मुस्कान पर कोई दुनिया बांट सकता था। कैसे कोई हैवान उसी के सामने उसकी माँ पर पैर उछाल सकता था। वो बिटिया को गले से लगाती और चुप हो जाती थी। उसकी सारी ख्वाहिशें उसकी लाडली प्यार में दफन हो जाती थी। पर एक दिन हद पार हो गई, सारी चीजें सहने की क्षमता से पार हो गई। वो भाग गई अपनी परी को लेकर, अपना सारा सामान, सारी जमीन को लेकर। उसने बहुत कोशिश की कि कोई काम मिले, उसकी गुड़िया का भविष्य सवरे, ऐसा कोई तो इंतजाम मिले। पर बहुत कोशिश की, उसने एक दिन हिम्मत खो दी। उसने अपने ही हाथों अपनी जान ले ली। बहुत कोशिश की पर एक दिन हिम्मत खो दी उसने, अपने ही हाथों अपनी जान ले ली उसने। उस दिन अगर तुझसे इनाम मिल गया होता, वो नहीं मरती खुदा अगर उसे काम मिल गया होता। उस दिन अगर उसे इनाम मिल गया होता, वो नहीं मरती खुदा अगर उसे काम मिल गया होता। अब वो नन्ही परी बिन माँ के पड़ी हुई है, दुकान से हिसाब किताब कर लेती है, बस इतना पड़ी हुई है। लोगों ने देखा था उसकी माँ को तड़पते हुए, तो शायद सहन की विरासत में आगे वो खड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं उससे जिसको मैं ख्याल में रखता हूँ कि वो क्या ही करामात हो जब मेरी उससे खुलकर बात हो। वो सुनती है मेरी बातें बड़े प्यार से, सुनने के साथ समझे भी तो क्या बात हो। मैं चाहता हूँ उसके साथ मेरी दिन मेरी रात हो।
मैं बनूं उसकी चाहत और हम दोनों की एक ही राह हो। वो आए और लग जाए गले से मेरे, वो आए और लग जाए गले से मेरे। हे भगवान, एक दिन ऐसा भी कोई चमत्कार हो, हम दोनों का प्यार आगे बढ़े, हम दोनों के बीच ना कोई तकरार हो। वो बोले मेरी मम्मी को मम्मी, मेरी मम्मी उसकी सास हो। वो सच के आए जोड़े में, उसके आगे चांद की क्या औकात हो। वो बन जाए हमेशा के लिए मेरी, वो बन जाए हमेशा के लिए मेरी, हम दोनों के बीच में ना कोई शक की दीवार हो। वो बोले आज शॉपिंग करनी है, मैं कहूँ मैं तैयार हूँ, क्या तुम भी तैयार हो। वो बोले आज शॉपिंग करनी है, मैं बोलूँ मैं तैयार हूँ, क्या तुम भी तैयार हो। हम दोनों के प्यार की दी जाए मिसालें। हे भगवान, ऐसा है हमारा प्यार हो। तुम सुन रहे हो ना भगवान, एक दिन ऐसा भी कोई चमत्कार हो। और जो मैं थोड़ा अकेला सा रह गया हूँ, तो उसके लिए लिखा था कि मैं अपने अंदर की आवाज खुद नहीं कह पाऊंगा, मैं अपने अंदर की आवाज खुद नहीं कह पाऊंगा। शायद अब मैं अपने अंदर ही अंदर रह जाऊंगा। इंतजार में हूं कि कोई आए और थाम ले हाथ मेरा, पर शायद मैं इस दुनिया में अकेला हूं और अकेला ही रह जाऊंगा। तू मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरे लिए सब कुछ है। बता मैं तुझे कैसे बता पाऊंगा। तेरे लिए आबाद हुआ हूं मैं, तो शायद तेरे लिए बर्बाद भी हो जाऊंगा। कौन है हीर रांझा मैं नहीं जानता, कौन है हीर रांझा मैं नहीं जानता। मैं अपना साथ तेरा नाम लिख जाऊंगा। मैं अकेला था और शायद अकेला ही रह जाऊंगा। मैं सुनूंगा तेरी बातें, अपने दिन भर की कहानी तुझे सुनाऊंगा। महंगा तोहफा ना दे सका तुझे, तो क्या हुआ, तुझे तेरे पसंद के झुमके दिलाऊंगा। इबादत करूंगा खुदा से तेरी, तेरे आगे दिल अपना सर माथा झुकाऊंगा। अकेला रह गया हूँ इस दुनिया में शायद, और शायद अकेला ही रह जाऊंगा। और ये लास्ट की कुछ लाइनें हैं कि मैं भुला दूंगा खुद को भी, तेरे रंग में मैं रंग जाऊंगा। मैं भुला दूंगा खुद को भी, और तेरे रंग में मैं रंग जाऊंगा। तू सिर्फ मेरी बन, मैं तुझे तेरा बनकर दिखाऊंगा। पर ये ख्याल कि दुनिया में ना जाने कब तक रहेगा मेरा, ये ख्याली दुनिया का ख्याल ना जाने कब तक रहेगा मेरा। इस दुनिया में शायद मैं अकेला हूँ, और अब मैं अकेला ही रह जाऊँ। और ये हमारी पहली बार मैं मंच पे सुनाने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन दिल में भी हो जाते हैं। मेरी ये कविता उन्हीं एहसासों को समर्पित है। बहुत सारी कमियां हैं। कभी भी कोई भी कविता कोशिश करे कि देख के ना पढ़े, पक्का याद करके लाए घर से। ठीक है, आगे। ना ये केमिस्ट्री होती, ना मैं स्टूडेंट होता, ना ये लैब होती और ना ये एक्सीडेंट होता। अभी प्रैक्टिकल में आया नजर एक लड़की, टेस्ट ट्यूब जैसी सुंदर थी ना उसकी। बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में ईस्टर की खुशबू भी साथ थी। आंखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, बिन पिए ही हो जाता था अल्कोहल का खुमार। बेंजीन सा होता था उसकी प्रेजेंस का एहसास, अंधेरे में भी होता था रेडियम का एहसास। नजरें मिली, रिएक्शन हुआ, कुछ इस तरह हमारे लव का प्रोडक्शन हुआ। लगने लगे उसके घर के चक्कर ऐसे, न्यूक्लियर के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हो जैसे। उस दिन हमारे टेस्ट का कंफर्मेशन हुआ, जब उसके डैडी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। सुनकर हमारी बात वो ऐसे उछल पड़े, इग्निशन ट्यूब में जैसे सोडियम हो जैसे। वो बोले होश में आओ, पहचानो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। ये सुनकर टूटा हमारे अरमानों का भरा बीकर, और हम चुप रह गए बैंकर की हाइट का कड़वा घूट पीकर। अब उसकी यादों के सिवा हमारा काम चलता न था, और लैब में हमारा दिल के सिवा और कुछ जलता न था। जिंदगी हो गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह, और हम फिरते रह गए आवारा हाइड्रोजन की तरह। थैंक यू। प्रोटीन सेवन करता हूँ,
जिनके आशीर्वाद से मुझे आज अपनी ही द्वारा रचित एक कविता का मंचन करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ। वंदे मातरम। मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। यह कविता बहुत ही करुण रस में लिखी हुई है। सुनकर बस स्तब्ध हुए स्वर, सुनकर बस स्तब्ध हुए स्वर, सांसें और धड़कन सिहर उठी, तन तन कर हुआ शिथिल पाथर, अंतस में चुभती लहर उठी लहर फिर से करुणा की, फिर से डर गहराया घर घर, फिर किसी अकेली चिड़िया को गिद्धों ने नोचा जी। रोज किसी बुलबुल का शोषण होता गांवों नगरों में, रोज लिखी जाती है कोई सबला अबला खबरों में, रोज नया एक दानवता का रूप उजागर होता है, रोज बिलखती है कोई माँ और बाप से सकता रोता है। फिर कोई साजिश फलित हुई सूची में और एक नाम जुड़ा, फिर पुलिस प्रशासन सुप्त रहा हाथों पर हाथ यूं ही रख कर, फिर किसी अकेली चिड़िया को गिद्धों ने नोचा जी। घर की चार दीवारी में आजादी पाटी जाती है, 5-5 पुरुषों में ब्याही नारी बांटी जाती है, सरेआम चौराहों पर हत्या होती इज्जत लुटती है, दफ्तर और महकमों में भी शोषित अंदर ही घुटती है, हर जगह अस्मिता लुटती है, देवी समान वह नारी हर पल रोती और बिलखती है, सारी राहें अंधियारे हैं, हैवानों को संरक्षण है या गिद्ध सभी सरकारी हैं, कलयुग में इतने दुशासन माधव भी हार गए कर, फिर किसी अकेली चिड़िया को गिद्धों ने नोचा जी। मैं एक और कविता पढ़ना चाहूंगा। ये कविता आशुतोष राणा जी द्वारा रचित है। यह लिखावट भले ही उनकी हो, नहीं, प्रतियोगिता में स्वरचित होनी चाहिए। मैं मार्क्स नहीं दे पाऊंगी फिर, क्योंकि चलिए मैं पहली पे दे दी है, आप कमन है सुना दीजिए। यह बोल उनके हैं बट विचार यहाँ बैठे आप सभी के होने चाहिए। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म में एक बलिदान बताने आया हूँ, और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन के जंजीरों में, और रात बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, कई शत्रु की फौज द्वार पर रात तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, रण की फेरी बज रही, उठो मोहन त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, कि बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रहित की भुजा जगे, कि अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धर, कि अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर, और खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा परवंडा, कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा परवंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, और नरमुंडों की माला वाला जगह कपाली कैलासी, कि नरमुंडों का माला वाला जगह कपाली कैलासी, रक्त की चंडी खर कर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, कि रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, कौरव शेष ने एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, कि परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, कि चोटी वाला चाणक्य जागे पौरुष पुरुष महान जगे, अधिक चोटी वाला चाणक्य जागे पौरुष पुरुष महान जगे, सल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हटी हबी जगी जिसने झुकना कभी न जाना, और जगह पद्मणि का जो हर जागे केसरिया पाना, देशभक्त का दीवित झंडा आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे नहीं हल्दी घाटी का राणा, कि दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हत्याना करते विगत मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर की माफिक वह टीपू सुल्तान जगे, और 2 दिन जिया शेर की माफिक वह टीपू सुल्तान जगे, कि कनवाहे का जगह मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे, कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, गांधी जी, कि जिसकी छोटी से लकुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीतावे फौजे 7 समुंदर पार गई, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे, यह भारत देश महान जगे, यह भारत की संतान जगे। अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे,
अरे क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता भय अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बरता भय अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। जिसके रक्त से बनता है लड़का केसरिया बाणा, वो कश्मीर हड़पने वालों का खोल सुनते जाना। भारत केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा। लाखों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा। संथन करते हुए चलेंगे जो बामी से फन वाला। अब फिर चाहे बेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने। बहुत शानदार। देखो एक नारी आ रही है। नाम क्या बोला? साहिल कुमार। हाँ, करो। अभी रोशन हुआ है रास्ता, देखो एक नारी आ रही है। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर बंद थी जिसकी दुनिया सारी, हर पल रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। सागर की तट की रेत है वो, ढलते सूरज की लाली है। कमजोर नहीं, वो शक्ति स्वरूपा नारी है। नमस्कार। अध्यापक निर्णायक मंडल, मैं साहिल कुमार आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता जो नारी सम्मान के बारे में है उसकी कुछ चंद पंक्तियां सुनाने की इजाजत चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सुना है तुझे कहते हैं सती, सुना है तुझे कहते हैं लक्ष्मी, सुना है तू है अन्नपूर्णा, फिर क्यों पड़ा तुझे इतना सुनना? क्यों प्राचीन काल से तू तड़प रही है? क्यों तेरे अस्तित्व पर खड़ा आज भी सवाल है? क्यों मां सीता से द्रौपदी तक मिलता तुझे तिरस्कार है? रात को थकान से उबर नहीं पाती है, सुबह सबसे पहले जाकर रसोई में खाना बनाती है। क्या ही कहूं तेरी रचना के बारे में स्त्री, तू हर समय हमें आश्चर्य कर जाती है, तू हर समय हमें आश्चर्य कर जाती है। मन में चलते नर्तन के साथ वो कब बच्चे की नैपकिन बदल देती है, ऑफिस से घर आके ना जाने कब घर को संभाल लेती है। अरे वो स्त्री है, वो घर क्या दुनिया संभाल लेती है। अरे वो स्त्री है, वो घर क्या दुनिया संभाल लेती है। वो नारी है, वो कुछ भी कर सकती है। वो काफिया है जो हर गजल को मुकम्मल कर सकती है। देती है वो आज की स्त्री है, वो तकियानुसी सोच से ऊपर उठ जाती है। वो कड़कड़ाती धूप में छांव निराली है, वो आकाश गंगा सा खिलखिलाती है। वो स्त्री है, अपने दोनों हाथों से चमत्कार कर जाती है। वो उस किनारे जैसी है जो ऑफिस भर के कशमकश में शायद वो भी कुछ वक्त चुराना चाहती है। तू वो भिक्षा नहीं जो पांडवों में बांटी जाती है। अरे तू वो भिक्षा नहीं जो पांडवों में बांटी जाती है। तू वो अबला नहीं जो पुरुष प्रधान समाज में जुए में हारी जाती है। तू वो आग नहीं जो चूल्हे में झोंकी जाती है। तू है वर्जना तलवार की, तू है वर्जना तलवार की जो स्वयं मां दुर्गा स्वयं चलाती है। तू है बिजली, तू बूंद नहीं, तू है बिजली, तू बूंद नहीं जो आंसू में बह जाती है। अंत में कुछ पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। धन्यवाद। पोएम का कंटेक्स्ट कुछ इस तरीके का है कि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत प्रभावित किया उस टॉपिक ने इस टॉपिक पर लिखने के लिए। और कहीं ना कहीं आपने भी अपने जीवन में ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, आपके साथ हुई भी होगी और नहीं हुई होगी तो आपने किसी के साथ होती हो तो ज़रूर देखी होगी। आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और जागरूक हो जाइएगा। तो मैम पोएम का टाइटल है भारतीय लोकतंत्र कितना मीठा कितना खारा। शुरुआत करती हूँ। जब से आजाद हुआ ये भारत रंग गया इतिहास के पन्नों में। जब से आजाद हुआ ये भारत रंग गया इतिहास के पन्नों में। सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दी सत्ता जन जन के हाथों में। तब से लेकर आज तक लोकतंत्र का ही नारा है। तब से लेकर आज तक लोकतंत्र का ही नारा है। पर कितना सफल और कितना विफल,
कितना मीठा और कितना खारा है। गांव की बूढ़ी अम्मा बोली 20 किलो राशन आया था। गांव की बूढ़ी अम्मा बोली 20 किलो राशन आया था, पर कहते हैं सरकार ने तो 30 किलो भिजवाया था। जब उस दिन मेरे बच्चे ने तो आधा पेट ही खाया था। उस दिन मेरे बच्चे ने तो आधा पेट ही खाया था। रोते थे, बिलखते थे, पर किसी तरह उन्हें भी रात को बस सुलाया था। पंचायत में बात कही, निकला निष्कर्ष न कोई। पंचायत में बात कही, निकला निष्कर्ष न कोई। नीची सबने कहा बुढ़ापा है, बुढ़िया ने तो सुध-बुध है खोई। सबने कहा बुढ़िया है, बुढ़िया ने तो सुध-बुध है खोई। नीची जाति की बुढ़िया है, ना जाने कितना खाएगी। अरे नीची जाति की बुढ़िया है, ना जाने कितना खाएगी। कल को अगर कम भी मिला तो मर थोड़ी जाएगी। गांव की हारी कोतवाली को गई, वहां भी वही नतीजा था। गांव की हारी कोतवाली को गई, वहां भी वही नतीजा था। अरे कहते हैं जिसने रिपट लिखी वो तो सरपंच का ही भतीजा था। न्याय की भूख गहरी होती है और उस भूख की न्याय उससे भी गहरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, न्याय की भूख गहरी होती है और भूख का न्याय उससे भी गहरा। 7 दिनों तक लगातार बेचारी देती रही कोतवाली पर पहरा। 7 दिनों तक लगातार देती रही बेचारी कोतवाली पर पहरा। आखिरकार एक रिपट लिखी, न्याय की जगी एक आशा। आखिरकार एक रिपट लिखी गई और न्याय की जगी एक आशा। दूर होंगे संकट सारे, मिट जाएंगी सभी निराशा। दूर होंगे संकट सारे, मिट जाएंगी सभी निराशा। राशन कटकर ही मिलता था, पहले जैसा ही हाल हुआ। राशन तो कट कर ही मिलता था, पहले जैसा ही हाल हुआ। दिन बने महीने और महीनों का साल हुआ। आत्मसम्मान न्याय की चक्की में लहूलुहान होता रहा। कुपोषित लड़का बच ना पाया, आखिर सुनवाई का यही ऐलान हुआ। गांव की बूढ़ी अम्मा बोली 20 किलो राशन आया था, पर कहते हैं सरकार ने तो 30 किलो भिजवाया था। आंकड़ों की पुष्टि करने जज ने फाइल को भी मंगवाया था। आंकड़ों की पुष्टि करने जज ने फाइल को भी मंगवाया था, पर अधिकारी ने तो कागज पर 30 किलो ही दिखाया था। 5 साल से बीत चुके, वो थी जून की एक दोपहरी। 5 साल से बीत चुके, वो थी जून की एक दोपहरी। रद्द हुआ था लोकतंत्र जब रद्द हुई थी कचहरी। झूठी संवेदनाएं कभी देश को नहीं बनाती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, झूठी संवेदनाएं कभी देश को नहीं बनाती हैं। निरंतर विकार को हरने की कोशिश ही देश को सिंचाती है। तभी तो गूंजेगा कण कण में किस्सा मेरे भारत के महारत का। तभी तो गूंजेगा कण कण में किस्सा मेरे भारत के महारत का, और सदियों तक गाया जाएगा लोकतंत्र गान इस भारत का। बहुत बहुत धन्यवाद। Present here. So this poetry that I'm going to quote is the one I wrote around November last year, and you know how November treats us all. So here it goes. Your lies stitch my wounds with a thread of hope. 3 years and I made you fall in love. Almost. Our memories return late at night, reminding me you weren't worth the fight. I still see your handprints on my red dress. I loved you in my bones. On some days, my mother asks me about you, and I can't tell her that you left me alone. Now I lie down in my bed at 2 in the afternoon. This could have been over soon. Though I haven't thrown out all your clothes yet, perhaps I'll keep some of them. For who else will provide me the comfort you brought with your sense? Who else will ever come close to your pretense? And it breaks my heart to realize that your constant life had one variable named me, as if it was all just a fitful dream. The wounds on my heart may never find aid. Dumb adolescence takes its toll, and you were the price I paid. So while I was writing this and while I quoted this here, there was one song that was going on in my head, and I'll tell you which one it was. लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। Thank you, Anna. तो उसके बाद उसको रिप्लाई ये मिलता है कि विनाश के बाद के निर्माण में
कि विनाश के बाद के निर्माण में ली हुई जिंदगी की पहली सांस सी लगती हो तुम, कि जिसके होने से सुकून मिल जाता है और जिसका ना होना सब कुछ बेमतलब सा कर जाता है। चादर के सिलवटों में छुपे रात से लगते हो तुम, कि सुलझने में भी कहां तेरी निशानियां भुला पाती हो, और जितना लिट्टू संग तेरे उतने ही मुश्किल जुदाई कर जाते हो तुम। जो कलम कोशिश करके भी बयान ना कर पाए, जो कलम कोशिश करके भी बयान ना कर पाए तुम्हें, तुम वैसे किसी किस्से से लगते हो। क्यों कैद करूं तुम्हें कागज के पन्नों में, क्यों कैद करूं तुम्हें कागज के पन्नों में, तुम लकीरों के बंदिशों से आजाद ही अच्छे लगते हो। खोकर जिसे जन्नत भी जलता हो जमी से, खोकर जिसे जन्नत भी जलता हो जमी से, तुम खुदा के उस अफसोस से लगते हो। तो ये आखिरी का लाइन है, और इस आखिरी के लाइन में कुछ ऐसा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सूरज और जमीन मिलते हैं एक जगह पे, लोग कहते हैं सूरज और जमीन मिलते हैं एक जगह पे, और मैं जानती हूँ उसे नजरों का धोखा कहते हैं, वो हम सब जानते हैं। मैं जानती ही उसे नजरों का धोखा कहते हैं, मगर सुनो मेरी जान, मैं उस धोखे पे भी तेरा इंतजार करती हूँ। थैंक यू। जो अच्छे लिखते हैं, मैं अच्छा लिखता नहीं हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग्स लिखता हूँ, मैं लैंग्वेज नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, बस लिख लेता हूँ जो फील करता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड ये है, एक लड़का है जो किसी के प्यार में था, वही बेवफाई हुई, अब सिगरेट पीता है, और फिर से अगर उसके लाइफ में कोई लड़की आई तो फिर उसका वो क्या रिएक्शन होता है, क्या उसके दोस्त बोलते हैं, क्या वो बात। तो लिखा है, एक लड़की जो बेगानी है, एक लड़की जो बेगानी है, मेरे प्यार से अनजानी है। हेलो हेलो। एक लड़की जो बेगानी है, मेरे प्यार से अनजानी है। एक लड़की जिसे मुझे अपने दिल के हालात दिखानी है, उसकी लहजे, उसकी मासूमियत से मुझे प्यार हो गया ये बतलानी है। एक लड़की जो बेगानी है, उसकी आंखें झील जैसी है, उसकी आंखें झील जैसी है, जिसमें डूबा तो अब किनारा नहीं मिल रहा, मगर कैसे कहूँ तुमसे यारो। जिसकी आंखें, एक लड़की जो बेगानी है, उसकी आंखें झील जैसी हैं, जिसमें डूबा तो अब किनारा नहीं मिल रहा, मगर उसकी ओर से कोई इशारा नहीं मिल रहा। गम है मुझे किसी की बेवफाई का, गम है मुझे किसी की बेवफाई का, जिसकी ये सिगरेट इकलौती सहारा हुई है। अब कैसे कहूँ तुमसे यारो, मुझे मोहब्बत दोबारा हुई है। 4 दिन की जिंदगी में, 4 दिन की जिंदगी में अब 2 ही दिन बची है, जिसमें भी लगता है एक हम वक्त मोहब्बत फिर से सच्ची हुई है। इसलिए शायद डरता हूँ मैं, इसलिए शायद डरता हूँ मैं प्यार के इजहार से, हाँ डरता हूँ मैं उसके इनकार से। और इसकी अगली पंक्तियां ये है, जब नहीं कोई और लड़की आती है लाइफ में, तो उसके लिए जो दोस्त बोलते हैं तुम इतना नशा करते हो, इतने दुख में रहते हो, क्या उसके आने पे ये सब छोड़ दोगे? तो लिखा था, हाँ चाहता तो हूँ, हाँ चाहता तो हूँ कि कोई आए मेरी भी जिंदगी में, जो मेरे दुखों को थोड़ा कम कर दे। ये जो हाथों में सिगरेट है और चेहरे पे उदासी छाई है, इसको भर ले। और ये जो हाथों में सिगरेट है और चेहरे पे उदासी छाई है, इसको भर ले। मगर टूटे हुए खानों का गुलशन खिलता कहाँ है, और हम लोग बदनसीब हैं जो किसी चीज को चाह ले तो मिलता कहाँ है। और अगली लिखी है कि मैंने हर बार मोहब्बत के जंग में रकीब से शिकस्त खाई है। रकीब तो पता होगा सबको, राइवल इन लव। मैंने हर बार मोहब्बत के जंग में रकीब से शिकस्त खाई है, तब जाके आखिर में ये सिगरेट अपनाई है। और जब कोई कहता है क्या छोड़ दोगे फिर से ये सिगरेट किसी लड़की के लिए, तो ये सिगरेट मुझे ऐसे तकती है। यहाँ से स्टार्ट होती है एक लड़के और उस सिगरेट के बीच में कॉन्वर्सेशन। सिगरेट ऐसे तकती है जैसे मानो वो मुझसे बात कर रही और मुझसे कहती है, जैसे मानो
वो मुझसे बात कर रही और मुझसे कहती है, याद कर जब कोई नहीं था तेरे पास, याद कर जब कोई नहीं था तेरे पास, तो मैं तेरी इकलौती सहारा हुई थी। रो रो के जो समंदर भरता था, उसकी कश्ती उसका किनारा हुई थी। पर मैं चाहती हूँ, सिगरेट लड़के से बोल रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ तू मुझको छोड़ जा, तू अपने गमों को छोड़ जा, जा तू उस मोड़ पे जा जहाँ तुझे भी थोड़ा प्यार मिले, तू जिस मोड़ पे भी जा तुझे सच्चे दोस्त सच्चे यार मिले तेरे दिल को ठंडक। सिगरेट बोल रहे लड़के से, मिले तेरे दिल को ठंडक, जिसे मैं इतने दिन से जला रही थी, पर तुझे क्या पता मैं तो उसकी यादों को मिटा रही थी, पर तुझे क्या पता मैं तो उसकी यादों को मिटा रही थी। जा जा डूब जा उन मनमस्त आंखों में, जा डूब जा उन मनमस्त आंखों में, और मैं दुआ करती हूँ कि तू मेरे पास ना आए। सिगरेट बोलने लड़के से, जा डूब जा उन मनमस्त आंखों में, और मैं दुआ करती हूँ कि तू फिर से मेरे पास ना आए। तू इतना खुश रहे कि तू आखिर में मुझको भी पीना भूल जाए। और यहाँ अपनी सिगरेट की बात बताती है, और अगर खुदा ना खास्ता तेरा बिखरा हुआ दिल और बिखर जाए, और अगर खुदा ना खास्ता तेरा बिखरा हुआ दिल और बिखर जाए, तेरी दूसरी मोहब्बत भी बेवफा निकल जाए, तेरी दूसरी मोहब्बत भी बेवफा निकल जाए, तो मुझे बस एक आवाज देना, तो मुझे बस एक आवाज देना, अपने हाथों में उठा माचिस से जला, लबों पे लगा, होठों में धरा, और दिल में यूं समा लेना कि अब की बारी बस मुझे ही अपना बना लेना। 28 थी, दिन सोमवार और तारीख 28 थी जब वो पहली मर्तबा इन नजरों के सामने आई थी। उसे देखा तो लगा जैसे टाइम रुक सा गया, जैसे मैं उसकी आंखों में पूरा खो सा गया। दूर से देख रहा था मैं उसे, और वो भी कुछ शर्माई थी, और करती भी क्या, भगवान ने हमारी मुलाकात इतनी फिल्मी जो बनाई थी। धीरे धीरे चैट्स और फिर कॉल्स पर बात होने लगी हमारी। उससे रोज बात करने की अजीब सी लग गई मुझे बात। एक अजनबी सी लड़की मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बन रही थी। प्यार करने लगा था मैं उससे, पर वो बुद्धू ये बात समझ ही नहीं रही थी। IPL देखना पसंद है उसे, IPL देखना पसंद है उसे, या फेवरेट टीम पूछो तो CSK। वैसे बातें बनाने में सबसे आगे है वो, और प्यार का इजहार करने में सबसे पीछे। उसकी इन छोटी छोटी बातों ने मुझे दीवाना सा बना दिया था। कुछ मुझसी थी वो, और कुछ उसने मुझे अपना सा बना दिया था। I love you बोलने के भी उसके अपने तरीके थे, आंखों से बताना और होठों से छुपाना, मेरे भूखे सो जाने पर रातों में अपने हाथों से खिलाना, मेरे नाराज हो जाने पर हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मनाना। एक बार फिर प्यार से प्यार होने लगा था यार, देख उसका मुझ पर ही प्यार जताना। अब धीरे धीरे हमें एक दूसरे की आदत सी पड़ती जा रही थी। एक अजनबी सी लड़की मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बनती जा रही थी। प्यार करने लगा था मैं उससे, पर वो बुद्धू ये बात समझ ही नहीं पा रही थी। होठों से नहीं पर आंखों से रोज इजहार कर जाती थी। खोया खोया रहता था मैं, और मुझे देख वो भी कहीं खो जाती थी। मुंह से झूठ बोलना तो आता था उसे, लेकिन आंखों से सच कह जाती थी। और इश्क में हम भी इतने फना हुए कि हम जैसों को भी अब आंखों की भाषा समझ आ जाती थी। अब धीरे धीरे और क्लोज होने लगे थे हम, और अब मूवीज और डेट्स की थी बारी। फिर मैंने बताया ना आपको, बुद्धू है वो, ओवर थिंकिंग की अजीब सी थी उसे बीमारी। साथ में कब 1-2 महीने बीत गए फीका फीका लगने लग गया था, पता नहीं क्यों, पर उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आने लग गया था। लेकिन जितना टाइम बिताया हमने संग बिताया हमने, वो इतना था खास, जैसे किसी रोते हुए बच्चे को उसके खोए खिलौने मिलने की आस। हाथों में हाथ डाल के मूवीज और रात में खाना, मेरा गुस्सा और तेरा मनाना, साथ में पीना और रात में वॉक पर जाना। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे, लेकिन बहुत याद आएगा यार तेरा मुझ पर सिगरेट पीने के लिए चिल्लाना। लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा थोड़ी है, वो कस्में वो वादे झूठे थोड़ी हैं। बस एक बार तेरा एग्जाम निकल जाए,
हमारे प्यार के धागे इतने कच्चे थोड़ी हैं। मैं इंतजार करूंगा तेरा और तू भी वहाँ खूब पढ़ाई करना। बस एक बात प्लीज मान लेना मेरी, वहाँ जाके मुझे थोड़ा कम परेशान करना, और परेशान करना ही है मुझे तो अपने मैसेजेस और मिस कॉल से करना। मुझे पता है थोड़ा बचपना आ रहा है कविता में, पर तुम ही बताओ अच्छा थोड़ी लगेगा बचपने से लड़ाई करना। और कितना लिखूं मैं तेरे बारे में, मैं जितना लिखूं उतना कम पड़ जाएगा, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला यूं ही चलता जाएगा। और इसे अंत मत समझना, क्योंकि तेरी मेरी कहानी का किस्सा अभी बहुत दूर तक जाएगा। अकेले में छोड़, महफिलों में भी तेरी याद आती है, कैसे एक अजनबी सी लड़की मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बन जाती है। प्यार हो गया है उससे, पर वो बुद्धू ये बात समझ ही नहीं पाती। Please give a huge round of applause for Arya. ठीक है बुला। What an incredible celebration of poetry, emotions, something unique to the stage, making this event truly special. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed judge, Miss Anjali Sisodia, whose presence and guidance have made this event more meaningful. A special thanks to our faculty coordinator, Dr. Arvind Kumar Bhatt sir, for his constant support and encouragement. And of course, a big thank to you and to our organizing team, participants, for being a wonderful audience, for making this Kavya Run a success one. Poetry never ends. It lies within us in every word we speak and every emotions we feel. Until we meet again, keep writing, keep reciting, and keep inspiring. Thank you all, and we wish you a wonderful day ahead. अभी जितने भी परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, if you guys are interested, you can sit anywhere you want, और जो भी हो रहा है you can do. पहले तो नमस्कार मंच पर तो एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी थी कि ये शराब ये शबाब सब नज़ाकत है उसकी, ये शराब ये शबाब सब नज़ाकत है उसकी, इन आंखों के पीछे शरारत है उसकी, नशा तो उसकी बातों का है वरना, नशा तो उसकी बातों का है वरना, हमें डुबाने के लिए आके ही काफी है उसकी। एक और लिखी थी कि जब देखा उसे जमीन रुक गई थी शायद, जब देखा उसे जमीन रुक गई थी शायद, खुदा ने किसी को खुदा बनाकर भेजा था शायद। अब बहुत प्यारी पंक्तियां सुनिएगा कि जब देखा उसे जमीन रुक गई थी शायद, खुदा ने किसी को खुदा बनाकर भेजा था शायद, वो दिखती मासूमियत में लिपटी धुंध की तरह, वो दिखती मासूमियत में लिपटी धुंध की तरह, जिसकी सतह पर बिखरा मैं बारिश की। एक होता है ना कॉलेज लाइफ पे वो होते हैं, उस पर एक लिखी थी कि बैक बेंचर एंड टॉपर्स के बीच में चलता रहता है, तो एक लिखी थी कि कुछ तो खास बात होगी ना जो चुना हमें उन्होंने, कुछ तो खास बात होगी ना जो चुना हमें उन्होंने, हमने सुना है वो यूं ही किसी से बातें नहीं करते, इन किताबों के अलावा किसी का दीदार नहीं करते, जो हटाया ध्यान किताबों से, जो हटाया ध्यान किताबों से, कुछ तो वजह होगी, सच ना सही मगर फैली अफवाह कि मुझसे प्यार करती। एक है कि मैं हूं ही नहीं हाँ मुझे गैर हाजिर करार कर दो, मैं हूं ही नहीं हाँ मुझे गैर हाजिर करार कर दो, मैंने दिया है धोखा उसे मुझे दुनिया में हलाल कर दो, और मरे तो होंगे कई आशिक उनकी सूरत पर, और मरे तो होंगे कई आशिक उनकी सूरत पर, एक और आशिक मर जाएगा यही सोच हमें भी गुमनाम करार। मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों, अभी किसी ने पढ़ा था कि मैं अकेला हूँ। भाई माँ बाप परिवार ये कुछ नहीं रह गया क्या प्रेम के आगे? ये सबसे पहले तो यही है। ये जो एक लाइफ का फेज है ना, लेकिन होता क्या है ना अरविंद भैया, दुनिया अलग है,
वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम लोगों को लाइन पे लाना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस छोटी सी चीज के लिए। आज के टाइम में बच्चे भी तो इसी भी बच्चों को माँ बाप का प्यार ही नहीं मिल पा रहा है। आप देखिएगा बच्चे को खिलाने के लिए माँ बाप फोन दे देते हैं, तो ये धीरे धीरे शिफ्ट भी होता जा रहा है ना, माँ बाप की तरफ से भी ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको लाने के लिए ना एक हमें और प्रयास करने होंगे। मुझे आपकी बात सच तो किसी और को Hello everybody, I am Vrishti. I am from Satyavati Delhi University, and this is my first please do not judge. I just write poetry for self-expression, nothing else. So here goes. The title of my poetry is My Bare Existence. In the secret gardens of my mind, a world unfolds, where laughter and tears, joy and pain are forever told. A life where every moment is a canvas painted with vibrant hue, where love and hope forever bloom, and dreams forever shine through. But reality's harsh whisper wakes me from this peaceful nest, a jarring reminder of life's turmoil and the struggles that I must face and repress. The weight of expectations, the sting of disappointment and fear, the ache of longing for a life that's mine, yet still unclear. In dreams I find my sanctuary, a refuge from life's raging sea, a place where my heart can heal and my soul can break free. My imagination is my solace, my guiding star and gentle breeze that whispers truths and soothes my soul and brings me to my knees. Oh, to live a life that's authentic and raw and true, a life that's crafted from my deepest desires and forever shines anew. Free from the shackles of self-doubt and the weight of others' expectations, a life where love and imagination entwine and my heart finds its perfect vibrations. But at the end, all I do is question, should I let it all hurt or follow my passion? For the very reason of my pain is my foundation, but it is also my existence's foundation. In hope that it will all make sense someday, I barely remember if I had a fun day. I wonder why these hardships come in my life's way, and most of the times I don't have a say. I wonder why they all call me a fighter, but oh, then I remember that I'm the eldest daughter. Thank you so much. मेरे को ऐसा लगता है, मेरी पढ़ाई बहुत की है, 2 बार मास्टर्स कर ली, 1 बार PhD कर ली, सब कुछ आगे से पेपर आते हैं, बट इमोशंस को लिखना, कागज पे उतारना और फिर उसकी प्रस्तुतिकरण अपने आप में ना एक बहुत बड़ी चीज़ है. एंड इफ यू आर गेटिंग इट एट दिस एज, सो आई थिंक दैट यू कैन डू वंडर्स. एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म नहीं भी मिले कभी तो हमेशा इस चीज़ को जिंदा रखना चाहिए, ठीक है ना. तो लाइफ में ये चीज़ें आएंगी. मैं उनसे पूछा था, तुमको विरासत में मिली है हमको, ठीक है ना, और कई लोगों ने स्टार्ट किया है, वो आप इन चीज़ों को जिंदा रखो. मेरे को हमेशा लगता है कि लाइफ में आपके पास कोई वजह होनी चाहिए ना, तो आपके शौक होते हैं, चाहे वो लिखने का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो. जैसे मेरे भी बहुत सारे हैं. यू विल फाइंड मी ऑलवेज लाइवली क्लासरूम को छोड़ के, ठीक है ना. इसके अलावा तो इसको आप रखिए जब भी आपको मौका मिले. जैसे मेरी यूजी से मुलाकात हुई थी बहुत पहले, तो ड्यू टू सम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुलाकात हुई थी, और उस दिन संतोष आनंद जी थे स्टेज पे. अपने लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी. और अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भी मां शारदे को 2 पंक्तियों से याद करूंगी कि आधी शक्ति मां शारदे, बस इतना सा वर दे, और शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे, वंदे मातरम कर दे. बच्चों, अगर जीवन में कोई भी लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अपना 100% देना होगा, 100% देना होगा. या तो शौक बनाइए या फिर लक्ष्य बनाइए, ठीक है. मैं ये नहीं कहूंगी कि आप प्रॉपर इस काव्य क्षेत्र में आइए तो आप इसको अपना कैरियर चूज कर लीजिए. बहुत सारे कवि हमारे ऐसे हैं कि उन्होंने कैरियर बना लिया है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कि बहुत बहुत बड़े पदों पर मिनिस्ट्री में बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और उसके बाद भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं.
तो ये मैटर करता है आपकी अपने घर की परिस्थिति पे, क्योंकि अगर हमारी घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो हम इसको वेट भी नहीं कर सकते कि आज मंच मिला है फिर महीने बाद मिलेगा जाके, तो हमें जॉब भी करनी पड़ेगी। मैं ये भविष्य के लिए बता रही हूँ, बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी गलतियां करी हैं जो परेशानी में आ गए हैं। दूसरी बात, किसी भी आप एक भाषा लीजिए, उसको प्रॉपर मतलब बोलिए, है ना, मिक्स मत कीजिएगा कभी भी उसको। और तीसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। मैं देख रही थी बच्चों का आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा था। आप अपने ऑडियंस से, अपने श्रोताओं से आई कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, तभी वो हमारे भावों को समझ पाएंगे। भाषा शैली बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र के लिए, एक काव्य क्षेत्र के लिए ही नहीं। मैंने देखा है जो आपका संवाद है ना, जो आपको आपका जो अपने भावों को दूसरे सामने वाले के बीच रख रहा है, समक्ष रख रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। वो आपको सबसे अलग बनाता है। आप एक अच्छे विषय के प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बात कहना अच्छी तरीके से आता है तो पूरे कॉलेज में आप अलग से ही दिखाई देंगे। कोई भी क्षेत्र है इसमें, चाहे पत्रकारिता तो खैर है ही बोलने का, लेकिन बोलने की जो कला है ना, वो आपको सबसे अलग बनाएगी। ये बहुत अच्छी लाइन आपने अपनी शुरू की है अपने लिए, और इसको मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा और निखारें, है ना। भविष्य में बहुत अभी आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है इसमें। अगर आपको मेरी कहीं भी आवश्यकता है, मैंने बहुत सारी कवित्रियों को, चाहे मैंने बिना पेड़ वाले भी बुलाए हैं जो हमारे हाथ में होता है, जैसे हम सरकारी मंच मेरे हाथ में कई हुए हैं, तो हमने बहुत बड़े बड़े पेड़ कवि भी बुलाए हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है जिनको मंच नहीं मिल रहा है, तो मैंने अनपेड भी सामाजिक मंचों पे या फिर एक गोष्ठी करके उनकी शुरुआत की है। कई सारे ऐसे भी मेरे भाई, बुजुर्ग भाई भी हुए कि उन्होंने शुरुआत छोटी से जॉब से की, लेकिन आज बड़ी यूनिवर्सिटी के वो PR है। उन्होंने सीखा, लगन से सीखा, वो बहुत 60 की उम्र में, 65 की उम्र में सीखा, आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेखन के क्षेत्र में। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे समय ज्यादा हो जाएगा, मैं ज्यादा चीजें बताऊंगी, तो आप मेरे कांटेक्ट में रहिए, जरूर निश्चित ही कुछ अच्छा करेंगे। पुनः मैं आपको सभी को जो भविष्य की कामना करते हैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और संचालन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being part of us, ma'am. जो नोटिस किया ना, क्योंकि कोई भी साहित्य है वो हमारे समाज का दर्पण है और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है ना। अगर हम सकारात्मक नहीं लिखेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने देखा कि नकारात्मक चीजें बहुत थी। प्रेम ऐसा नहीं है कि नकारात्मक है, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम में आप अपने आप को खत्म कर दो या नशे में डूब जाओ, और हम क्या परोसेंगे फिर अपने समाज के लिए। तो ये सबसे पहले तो ये अपने शब्दों में नकारात्मकता लाना बंद कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमसे जब आप बड़े हो गए ना, तो आगे की जनरेशन भी आपसे सीखेगी। तो क्या वो आज मैं देख रही हूँ बहुत ही दुर्लभ है ये कि आज की युवा पीढ़ी नशे का इस्तेमाल ज्यादा कर रही है। ये बॉडी नहीं, हमारे देश में फर्क पड़ रहा है। आपने जो कविताओं में इस चीज को लिया है ना, बिल्कुल अभिषेक बंद कीजिएगा, और जिन्होंने भी किया है ना ये सब चीजें कि हमें ये, क्योंकि हमें साहित्य देश को ऊपर ले जाता है ना कि नीचे, है ना। और अगर हम ये ही परोसेंगे तो देश कहाँ जाएगा, नीचे। फिर साहित्यकार का कर्तव्य क्या रह गया, कुछ भी नहीं, है ना। फिर कोई नहीं पूछने वाला, हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। साहित्यकार को अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो हमें सकारात्मक सोच के साथ में लिखना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा।